इस वीडियो में आप सीखेंगे पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। कंप्लीट पोएम की एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप स्टेंजास पर जंप कर सकते हैं। टाइम स्लॉट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्टेंजा 1। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, कि दूर, बहुत दूर। अवे अवे 2 बार लिखा है कि बहुत दूर नॉर्थलैंड में। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर जो दिन के घंटे हैं वो थोड़े हैं। कहने का मतलब जो दिन है वो छोटे हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो रातें हैं वो बहुत लंबी हैं सर्दियों में। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और रातें इतनी लंबी हैं। दैट दे, कि वो कौन है? वो लोग जो नॉर्थलैंड में रहते हैं। कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वो पूरी रात नहीं सो सकते। इतनी लंबी रातें हैं कि पूरी रात वो नहीं सो सकते। मतलब उनकी स्लीप तो है वो पूरी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उठते हैं तो देखते हैं कि अभी रात ही चल रही है। सो नाइट्स जो हैं वो लॉन्ग हैं, दिन जो हैं वो छोटे हैं। और ये बात हो रही है नॉर्थलैंड की। नॉर्थलैंड पोलर रीजन, जैसे अर्थ के जो पोल्स हैं उनमें से नॉर्थ पोल में जो एक एरिया है उसको नाम दिया है नॉर्थलैंड। ठीक है। और जो नॉर्थलैंड है वहाँ का जो मौसम है, जैसे पीछे हमने पिक्चराइजेशन करने की कोशिश की है कि नॉर्थलैंड बर्फीला इलाका है, बर्फ़ है, विंटर का मौसम है। और वैसे भी अगर हम इन जनरल भी देखें तो जो सर्दियाँ होती हैं, विंटर्स होती हैं, उसमें डेज आपके छोटे ही होते हैं। और नॉर्थलैंड जो है वैसे भी एक पोलर रीजन है। वहाँ पर सन की रेस जो हैं वो थोड़े ही टाइम तक पहुँच पाती हैं। तो इसलिए जो दिन हैं वो छोटे हैं और रातें जो हैं वो लंबी हैं। ठीक। और लोग जो हैं इतनी लंबी रात में पूरी रात तो नहीं सो पाते। यहाँ पर दे वर्ड जो आया है वो रेफ़र कर रहा है नॉर्थलैंड के रहने वाले लोगों को। तो अब देख लेते हैं स्टेंजा के पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन साउंड जो सेम साउंड होती है ना। लास्ट लाइन देखिए, दैट दे, TH साउंड, और फिर देम वर्ड भी उसी लाइन में है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, दैट का भी TH साउंड, दे का भी और देम का भी। यहाँ ध्यान रखिए थ्रू जो है उसका TH आप नहीं लेंगे, क्योंकि जो दैट दे और देम है उसमें तो द की साउंड आपको सुनाई दे रही है, लेकिन जो थ्रू है उसमें थ जा रहा है। तो हमने साउंड पे फोकस करना है। तो एलिट्रेशन के लिए ये 3 वर्ड्स हैं, दैट दे देम। ठीक है। देन नेक्स्ट आपके पास जो पोएटिक डिवाइस इसमें आ रहा है वो है रेपिटेशन। फर्स्ट लाइन में देखिए, अवे अवे, अवे वर्ड जो है वो 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है रेपिटेशन। एंजेम्बमेंट, जो थर्ड और फोर्थ लाइन आप देखें, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो यहाँ पर एक ही लाइन को 2 में ब्रेक करके दे दिया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है एंजेम्बमेंट। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, वेयर दे कौन है? यहाँ पर पीपल जो रहते हैं नॉर्थलैंड में, और वेयर यहाँ पर डिपिक्ट कर रहे हैं नॉर्थलैंड को ही। तो वहाँ पर जहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, हार्नेस करते हैं, बांध देते हैं द स्विफ्ट रेंडियर, स्विफ्ट फास्ट रनिंग, तेज भागने वाले रेंडियर को। रेंडियर जो है पीछे इमेज में लाइटली आपको नज़र आ रहा है, ये एनिमल जो है। ठीक है। आप क्रिसमस के टाइम पे सेंटा क्लॉज की जो वो होती है, स्लेज होती है, जिसको वो जिसके आगे जो बंधा हुआ एनिमल होता है वो भी क्या होता है, रेंडियर ही होता है। तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, जो स्विफ्ट रेंडियर है, फास्ट रनिंग जो रेंडियर है, उसको बांध देते हैं किसके साथ? टू द स्लेजेस। स्लेजेस यही जो बर्फ़ में चलाए जाने वाली एक तरह का साधन है। तो ये जो है पुल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेंडियर, रेंडियर इसको पुल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है पीछे, तो ये स्लेज है। तो क्या करते हैं लोग, जो फास्ट रनिंग रेंडियर्स होते हैं उनको स्लेजेस के साथ बांध देते हैं, हार्नेस कर देते हैं। व्हेन इट स्नोस, कब? जब बर्फ़बारी होती है, जब बर्फ़ जो है वो पड़ने लगती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और जो बच्चे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि भालू के बच्चे हों। बियर्स कब्स जो भालू हैं उनके बच्चे। क्यों कह रहा है ऐसा? इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, क्योंकि उन्होंने जो है बड़े फनी, बड़े मजाकिया टाइप के फरी क्लोथ्स, फर वाले जो कपड़े हैं वो पहन रखे हैं। ऑफ कोर्स जो नॉर्थ लैंड है वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है और बर्फ़बारी होती है, तो कपड़े जो हैं वुलन उन्होंने इस तरह के फ़र वाले पहने होते हैं, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अब जैसे कि इमेज में भी नज़र आ रहा है, तो उनका लुक जो है बिल्कुल भालू जैसा नज़र आ रहा होता है, जैसे कि वो भालू के बच्चे हों। तो अब एरिया के बारे में थोड़ा सा बताया गया, किस तरह की क्लोथिंग है बच्चों की। ठीक है। और कौन सा व्हीकल वहाँ पर यूज़ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर स्लेजेस यूज़ हो रहे हैं, जिसको पुल कौन करता है? रेंडियर पुल करता है, फास्ट रनिंग रेंडियर्स पुल करते हैं। अब यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको एक तो सबसे पहले नज़र आ रहा है, थर्ड लाइन में लिखा है लुक लाइक।
एल साउंड आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में भी दिखाई दे रहा है फनी फरी, एफ साउंड, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। फिर आती है सिमिली। थर्ड लाइन में देखते हैं चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स। अब जो इंसानों के जो बच्चे हैं उनका कंपैरिजन किया है बियर्स के कब्स के साथ विद द हेल्प ऑफ वर्ड लाइक, उनका कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर सिमिली का भी यूज़ किया गया है। देन आती है एंजेम्बमेंट। फर्स्ट लाइन देखिए आप, वेयर दे हार्नेस से लेके व्हेन इट स्नोज तक, और फिर एंड द चिल्ड्रन से लेके फरी क्लोथ्स तक, ये दोनों ही लाइंस जो हैं ब्रेक करके दो दो की फॉर्म में दी हैं, तो यहाँ पर एंजेम्बमेंट भी क्लियरली नज़र आपको आ रहा है। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। दे कौन है यहाँ पर? वही लोग जो नॉर्थलैंड में रहते हैं, और देम किसके लिए यूज़ हुआ है? बच्चों के लिए यूज़ हुआ है। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो उन बच्चों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्यूरियस स्टोरी, बड़ी ही अजीब सी कहानी एक सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, और मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है कि ये कहानी जो है सच्ची है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, और फिर भी आप उसमें से एक क्या सीख सकते हैं, उस कहानी में से एक सीख ले सकते हैं। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं वो टेल, वो स्टोरी आपको सुनाऊं तो आप भी उसमें से एक सीख ले सकते हैं। ठीक है, हमने उसमें वही स्टोरी स्टडी करनी है, वो स्टोरी क्या है और उससे क्या समझ में आएगा हमें। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, सबसे पहले एलिट्रेशन। आप देखिए फर्स्ट लाइन में दे टेल देम, यहाँ पर दे और देम इन दोनों के कारण टीएच साउंड है। देन थर्ड लाइन में आ जाइए, येट यू, वाई साउंड। सेम लाइन में अगेन आगे देखते हैं लर्न अ लेसन, एल साउंड आपको दिख रही है। देन आता है एंजेम्बमेंट। एंजेम्बमेंट क्यों? क्योंकि एक ही लाइन को ब्रेक करके जब दिया होता है, जैसे लिखा है एंड येट यू में लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, ये एक ही लाइन है जो दो में ब्रेक की गई है, तो यहाँ पर एंजेम्बमेंट भी नज़र आ रहा है। तो मतलब इस स्टेंजा के अंदर वो यही बता रहे हैं कि जो नॉर्थलैंड के लोग हैं ना, वो बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं, एक टेल सुनाते हैं, और पोइट को लगता है कि शायद वो कहानी जो है वो सच्ची नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहानी थोड़ी क्यूरियस सी स्टोरी है, अजीब सी कहानी है, और फिर भी आप उससे एक सीख ले सकते हैं, उस कहानी का कुछ मोरल है। अब वो स्टोरी हमारी इस स्टेंजा से स्टार्ट होगी। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कि ये तब की बात है जब जो सेंट पीटर हैं, जो संत पीटर हैं, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, वो दुनिया में नीचे ही रहा करते थे। मतलब जब वो ज़िंदा थे, एक वो बहुत अच्छे इंसान थे जो लोगों की हेल्प भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें प्रीच करते थे। ये सेंट पीटर की बात हो रही है। तो ये उन दिनों की बात है जब सेंट पीटर जो है दुनिया में रहा करते थे, मतलब वो जब अलाइव थे। एंड वॉकड अबाउट इट, और वो पूरी दुनिया में, इट क्या है? वर्ल्ड ही है। वो दुनिया में वॉक अबाउट करते थे, घूमते थे यहाँ वहाँ। प्रीचिंग, प्रीचिंग होता है जब वो रिलीजियस की टीचिंग, अच्छे अच्छे उपदेश देते थे, लोगों को समझाते फिरते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि हम जानते हैं वो किया करते थे। मतलब वो फेमस हैं सेंट पीटर अपने अच्छी बातों के लिए जो वो फैलाया करते थे दुनिया में। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, तो उस दौरान ही जब वो प्रीचिंग कर रहे थे, जब वो उपदेश दे रहे थे या कुछ बातें बता रहे थे, रिलीजियस टीचिंग्स बना सुनाया करते थे, तो एक दिन क्या हुआ, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। कॉटेज होता है एक घर, छोटा सा घर। तो वो एक घर के दरवाजे पर पहुँचे। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो अर्थ के अराउंड घूम रहे थे, पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूम रहे थे, जब ट्रैवल कर रहे थे, तो वो एक घर के बाहर पहुँचे। वेयर अ लिटल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक लिटिल वुमेन जो है वो क्या बना रही थी? केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और वो उनको हर्थ के अंदर जो है बेक कर रही थी। हर्थ क्या होती है? जो भट्टी होती है जिसके अंदर केक्स वगैरह बेक किए जाते हैं, जैसे कि इमेज में भी नज़र आ रही है आपको हर्थ। तो ये स्टोरी की यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई है कि सेंट पीटर जो है वो एक कॉटेज के डोर पर पहुँचे, और वहाँ पर एक लेडी जो है केक्स बना रही थी हर्थ में। ठीक है, तो यहाँ का पोएटिक डिवाइस हम देख लेते हैं। एलिट्रेशन हमको नज़र आएगा यहाँ पर, पोएटिक डिवाइस। स्टेंजा 5 जो है उसकी लास्ट सेकंड लाइन अगर हम देखें, वेयर अ लिटल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स। अब देखो वेयर, वुमेन, वॉज, यहाँ डब्ल्यू साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन नज़र आ रहा है। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फेंट क्या होता है? कि आप बेहोश होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं। फास्टिंग क्योंकि उन्होंने व्रत किए होंगे, खाना नहीं खाया होगा, तो बिकॉज वो फास्टिंग में भी थे और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो फेंट होने जैसा उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बेहोशी आने वाली हो, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी।
फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन जो है वो एक तरह से ढलने को था, पूरा दिन जो है शाम का ही वक्त था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वुमेन से कहा कि जो उनका स्टोर ऑफ केक्स है, इतने सारे जो केक्स उन्होंने बनाए हैं उनमें से एक सिंगल वन, एक केक उनको भी दे दें, क्योंकि उनको क्या था, भूख लग रही थी। सो शी मेड अ वेरी लिटल केक। तो क्या किया उस वुमेन ने, उसने एक बहुत ही छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग लेकिन जब वो बेकिंग के लिए पड़ा हुआ था, शी लुक्ड एट इट, उस लेडी ने उस केक को देखा जो बेक हो रहा था, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो उसे ऐसा लगा कि देने के हिसाब से, टू गिव अवे देने के हिसाब से ये जो केक है, इट सीम्ड टू लार्ज, वो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। कहने का मतलब वुमेन जो है कहीं ना कहीं कंजूस थी या कह लो ग्रीडी थी। उसने छोटा सा ही केक बेक किया था, लेकिन जब वो बेक हो रहा था तो उसे क्या लगने लगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा केक है, तो इतना ज़्यादा उसे देना नहीं चाहिए। तो लालच था उसके मन में कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस आप देखें दिया है एलिट्रेशन। स्टार्टिंग लाइन ही अगर हम देखें तो लिखा है फेंट विद फास्टिंग। फेंट विद फास्टिंग जो है यहाँ पर आपको एफ साउंड नज़र आ रही है क्लियरली, ठीक है। देन हम अगर थर्ड लाइन में देखते हैं, लिखा है ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर, यहाँ पर एच साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है। फिर नीचे हम सेवेंथ स्टेंजा में अगर आ जाएं तो लिखा है सेकंड लाइन में बट एज इट बेकिंग ले, यहाँ पर बट बेकिंग, यहाँ पर बी साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है। अब प्रीवियस स्टेंजा में हम देख के आए हैं कि लेडी को देने के टाइम पे वो केक जो है बड़ा लगने लगा, तो क्या किया उसने, देयर फॉर शी नीडिड अनदर, तो इसलिए उसने क्या किया, एक दूसरा जो है उसने गूंथा। मतलब नीडिंग क्या होता है, गूंथना, जैसे आटा जो है या जो भी मिक्सचर था उसको गूंधा उसने, उसने दोबारा से अलग से बनाना स्टार्ट किया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और अब जो वो बना रही थी वो पहले वाले से और भी ज़्यादा छोटा था। स्टिल अ स्मॉलर वन यानी उससे भी और ज़्यादा छोटा उसने बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, पर जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा और उसको टर्न ओवर करके देखने लगी तो उसे वो उतना ही बड़ा लगने लगा। एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, जितना पहले वो बड़ा लग रहा था, पुराने वाला जो केक वो बना रही थी, उसे ये वाला भी उतना ही बड़ा लगने लगा। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप, स्क्रैप की आप इमेज देखिए साइड में, बिल्कुल होता ना छिलके की तरह। तो उसने क्या किया, डो जो था, जो गूंथा हुआ आटा था, उसमें से बिल्कुल एक टाइनी स्क्रैप, छोटा सा स्क्रैप, बिल्कुल ही छिलके जैसा उसने जो है लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे रोल करने लगी, बेलने लगी बहुत ही ज़्यादा फ्लैट। दो बार रोल्ड लिखा है, जोर दिया है उसके ऊपर कि इतनी ज़्यादा रोलिंग करी कि वो बहुत ज़्यादा फ्लैट सा पीस उसने बनाया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, वेफर्स आप देख सकते हैं जैसे इमेज में दिखाए हैं। तो उसको इतना ज़्यादा ऐसे उसने बेक किया जैसे कि वो वेफर बना रही हो, केक की तरह नहीं, वेफर की तरह से उसने बनाया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, पार्ट विद दैट किसी चीज़ से अलग होना, लेकिन वो इतनी लालची थी या कंजूस थी, अब वो वेफर से भी अलग होने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, वो उससे भी दूर नहीं जा पा रही थी। मीन्स उसको उसका बहुत ज़्यादा लालच था। जब भी वो देने की कोशिश करती थी तो देते टाइम उसके मन में लालच आ जाता था। जो उसका मन था वो बहुत ज़्यादा एक कंजूस टाइप ऑफ आप कह सकते हो था, कि वो दे नहीं पाती थी किसी को। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। उसने जब भी देखा पहले प्रीवियस टेंसेस में भी कि जो वो केक देने लगी तो उसे वो बड़े लगने लगे, है ना, अपने लिए छोटे और दूसरों के लिए क्या लग रहे थे कि ये बड़े हैं, दे नहीं सकते, ये दान के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो अब देखते हैं यहाँ पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं इन दोनों स्टेंजर्स में। सबसे पहले आ रहा है एलिट्रेशन। तो हम एट्थ स्टेंजा की सेकंड लाइन ही अगर देखें, स्टिल अ स्मॉलर वन, यहाँ पर आपको एस साउंड क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। फिर अगर हम देखें नाइन्थ स्टेंजा, तो उसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है टुक अ टाइनी, यहाँ पर टी साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है। देन बात करते हैं सिमिली की। तो सिमिली आप देखें एट्थ जो स्टेंजा है उसकी लास्ट लाइन एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो उसने केक बनाया था उसी से इस वाले केक का कंपैरिजन हो रहा है यूजिंग द वर्ड एज। तो यहाँ पर सिमिली आपको नज़र आ रही है। सिमिलरली आप नेक्स्ट स्टेंजा जो नाइन्थ वन है उसमें भी अगर देखें थर्ड लाइन एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, थिन एज अ वेफर, यहाँ एज का यूज़ करके कंपैरिजन हो रहा है केक का कि उसको वेफर की तरह पतला सा उसने बनाया। तो यहाँ पर भी सिमिली नज़र आ रही है। देन कम्स रिपीटेशन। नाइन्थ स्टेंजा में देखें रोल्ड एंड रोल्ड, रोल्ड वर्ड जो है यहाँ दो बार आ रहा है। देन एनाफोरा, नाइन्थ स्टेंजा में ही सेकेंड और थर्ड लाइन जो है वो एंड से स्टार्ट हो रही है। सेम वर्ड से जब लाइन स्टार्ट होती है तो पोएटिक डिवाइस कौन सा होता है, एनाफोरा। फॉर शी सेड, क्योंकि उसने कहा, माई केक्स,
दैट सीम टू स्मॉल, कि मेरे जो केक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ्स, जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, वो फिर भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं कि मैं उन्हें दे दूँ। मतलब किसी और को देने के हिसाब से वो केक्स जो मेरे को खुद खाते हुए छोटे लगते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सो तो इसलिए शी पुट देम ऑन द शेल्फ, उसने उनको क्या किया, शेल्फ में रख दिया। जो केक्स उसने बनाए थे उसने उन्हें उठाया और शेल्फ में रख दिया, यानी कि सेंट पीटर को नहीं दिए, क्योंकि उसे क्या लग रहा था कि ये देने के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इतने ज़्यादा बड़े केक्स वो नहीं दे सकती। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तब जो अच्छे संत, इतने महान संत जो थे पीटर, ग्रीव एंग्री, उन्हें गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री, बिकॉज वो जो थे वो भूखे थे, हंग्री थे, एंड फेंट, और भूख के कारण वो फेंट होने को थे, बेहोश होने को थे, या कह लो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। एंड श्योरली, और सचमुच ही, सच अ वुमेन, इस तरह की जो एक वुमेन है, वॉज इनफ टू प्रवोक अ सेंट, वो काफ़ी थी एक सेंट को, एक संत को प्रवोक करने के लिए। प्रवोक करना, गुस्सा दिलाना। अब ऐसी बातें करके वो क्या कर रही थी, सेंट जो है उन्हें गुस्सा दिला रही थी, तो सेंट पीटर को ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। यहाँ पोएटिक डिवाइस हम देखेंगे। सबसे पहले हमें दिया है एलिट्रेशन। 10th स्टैंजा की स्टार्टिंग लाइन जो है देखें, सीम टू स्मॉल, एस साउंड आपको यहाँ पर दिख रही है, तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। फिर थर्ड लाइन में लिखा है टू लार्ज टू गिव अवे, यहाँ पर टी और टी साउंड, टू जो टी डबल ओ वाला है और सिंगल टी ओ वाला भी जो टू है, तो दोनों में टी से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर भी आपको एलिट्रेशन नज़र आ रही है। देन नेक्स्ट में लिखा हुआ है पुट देम ऑन द शेल्फ, देम और द टी एच साउंड नज़र आ रही है। देन 11th स्टैंजा में हमें दिखाई दे रहा है फॉर ही वॉज हंग्री, ही हंग्री, देन एच साउंड है यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। तो ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट हमको दिया है एंजेम्बमेंट। कब होता है एंजेम्बमेंट, एक ही लाइन जो है जब उसको ब्रेक करके दो तीन लाइन्स की फॉर्म में दिया जाए। जैसे 10th स्टैंजा में दिख रहा है फॉर शी सेड, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और गिव अवे पे ख़त्म हो रही है थर्ड लाइन में, तो एक ही लाइन को तीन लाइन में ब्रेक करके दिया है। यहाँ पर आपको एंजेम्बमेंट दिख रहा है। देन 11th स्टैंजा के लिए आ जाए हम, लास्ट की जो दो लाइन्स हैं, एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, ये सिंगल लाइन है जिसको दो की फॉर्म में दिया हमें, तो यहाँ पर भी एंजेम्बमेंट नज़र आ रही है। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, फिर ही कौन है यहाँ पर, सेंट पीटर, तो उन्होंने क्या कहा, तुम जो है बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो, मतलबी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम इतनी मतलबी हो कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम एक इंसान के रूप में रहो। ड्वेल मीन्स रहना। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम इस लायक नहीं हो, या तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम्हारे पास दोनों चीज़ें हो। कौन सी दोनों चीज़ें, फूड और शेल्टर, शेल्टर घर रहने के लिए, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम एक इंसान की फॉर्म में रहो, और तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें खाना और शेल्टर जो है वो दिया जाए। एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम इसके बिल्कुल काबिल नहीं हो कि तुम्हारे पास इस ठंडे इलाके में रहने के लिए जो फायर है जो तुम्हें गर्म कर रही है वो तुम्हें मिले, ये ब्लेसिंग्स पाने के तुम काबिल नहीं हो। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें इतनी भी ज़्यादा मतलब उसका दिल नहीं था कि वो किसी की मदद कर सके, बहुत ज़्यादा सेल्फिश वो थी। तो इस हिसाब से क्या लगता है सेंट पीटर को कि वो इसके लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है कि उसको ये सब ब्लेसिंग्स लाइफ में मिले। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू, तो अब जो है यहाँ पर इस स्टेंजा के अंदर जो 13th स्टार्ट हो रहा है, जो सेंट पीटर हैं उसको कुछ कर्स करने वाले हैं, श्रापित करने वाले हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि नाउ अब जो है यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू, कि तुम जो है ठीक इसी तरह से बनाओगी जैसे कि पक्षी बनाते हैं। क्या बनाते हैं पक्षी, दे बिल्ड देयर नेस्ट, ताकि वो उसमें रह सके। तो अब जो है तुम भी अपना घर ठीक उसी तरह से बनाओगी जैसे कि पक्षी बनाते हैं। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी फूड, स्कैंटी होता है थोड़ा सा, और जैसे पक्षी खाना ढूंढते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा खाना ढूंढते हैं, तुम्हें भी अपना खाना जो है इसी तरह थोड़ा थोड़ा जो है ढूंढ के मिलेगा। और क्या करके मिलेगा वो खाना, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग होता है कुरेदना, जैसे यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा है बर्ड जो है यहाँ वुड पैकर है ना, लकड़ी के अंदर बोरिंग करता रहता है, कुरेदता रहता है उसको, है ना। तो तुम्हें अपना खाना कैसे मिलेगा, जब तुम क्या करती रहोगी, बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, यानी बहुत सारा ये काम उसको करना पड़ेगा, बोरिंग करनी होगी उसे। कहाँ पर, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरा दिन उसको कुरेदते रहना है हार्ड ड्राई वुड में। हार्ड बहुत ज़्यादा मजबूत जो है, ड्राई वुड सूखी हुई जो लकड़ियाँ हैं उनके अंदर जब वो बोरिंग करेगी, उनको जब कुरेदेगी, तब जाकर उसको अपना स्कैंटी थोड़ा सा खाना जो है वो मिलेगा।
यानी कि अब वो उसको श्रापित कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए पोएटिक डिवाइसेस जो दिए हैं, यह है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के लिए अगर हम देखें 13th स्टैंजा के अंदर जो फर्स्ट लाइन है लिखा है बिल्ड एज द बर्ड्स। यहाँ बिल्ड और बर्ड्स में बी साउंड है। देन अगेन इसी स्टैंजा की थर्ड लाइन पर अगर हम आ जाएं, लिखा है बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, यहाँ पर भी बी साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है। देन दिया है एंजेम्बमेंट। एंजेम्बमेंट कैसे, जब एक ही लाइन को ब्रेक करके हम लिखते हैं, तो अगर हम 12th स्टैंजा देखें, एंड ही सेड से लेकर ह्यूमन फॉर्म, ये एक लाइन है। देन अगर हम 13th स्टैंजा के अंदर देखें, नाउ यू शैल से लेके स्केंटी फूड, और उसके बाद बोरिंग तक पूरा, यहाँ पर भी क्या है, सिंगल लाइन ही है जो वो ब्रेक करके दी हुई है 13th स्टैंजा में, एंड शेल से लेके बोरिंग तक। देन आता है एनाफोरा। एनाफोरा कहाँ पर है, अगर आप 12th स्टैंजा की सेकंड और थर्ड लाइन देखिए तो दोनों ही लाइंस जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर एनाफोरा है। देन आपको दिया है रेपिटेशन। स्टैंजा नंबर 13 जो है उसके अंदर जो थर्ड लाइन है, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर एक लिखने में मिसिंग हो गया है, बट यहाँ पर सिमिली भी है, जैसे कि 13th स्टैंजा में लिखा है यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब जो बिल्ड करने की बात की गई है कि तुम किस तरह से बिल्ड करोगे, बर्ड्स की तरह से, तो कंपैरिजन किया है किसका यूज़ करके, एज का यूज़ करके। तो जब भी एज या लाइक का यूज़ करके कोई कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर सिमिली होती है, तो इस स्टैंजा के अंदर सिमिली भी है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर सिमिली का भी यूज़ हुआ है 13th स्टैंजा में। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी। अब जैसे ही सेंट पीटर ने उसको कर्स किया, श्रापित किया, तो क्या हुआ, वो चिमनी की तरफ को उड़ी। कहने का मतलब जैसे धुआं निकलता है, जो चिमनी होती है जहाँ पर जैसे यहाँ हर्थ लगी हुई है, तो धुआं जो है उसको एस्केप कराने के लिए स्मोक को जो लगी हुई होती है चिमनी, जैसे यहाँ इमेज में नज़र आ रही है, तो वो उसकी तरफ को उड़ी। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, यानी कि जैसे वो कर्स उसको कर रहे थे तो वो अपनी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाई, कुछ नहीं बोल पाई, बिना कुछ कहे ही वो चिमनी की तरफ उड़ी। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और गई तो उसके अंदर लेडी थी, लेकिन जैसे ही वो उस चिमनी में से पास की तो ऊपर से कौन निकल के आया, एक बर्ड निकल कर आया जिसका नेम है वुड पैकर, जो लकड़ियों के अंदर बोरिंग करता रहता है सारा दिन। तो यानी कि अब जो लेडी थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, बर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है, उसको कर्स कर दिया गया है और वो बर्ड बन गई है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि अब वो एक पक्षी में बदल चुकी थी। ये किसकी वजह से हुआ है, कर्स की वजह से जो सेंट पीटर ने उसको दिया है। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। अब जो लेडी थी ना उसने स्कारलेट यानी ब्राइट रेड कलर की कैप अपने सर पर पहन रखी थी, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। तो वो जो रेड कलर की कैप है ना वो उसके सिर पर सेम रह गई। कहने का मतलब रेड कलर का, अगर आप देखें वुड पैकर जो होता है उसका जो टॉप पार्ट होता है हेड का, उसके ऊपर रेड कलर का आपको नज़र आता है, जैसे कि इमेज में भी दिख रहा है। तो वो स्कारलेट की जो कैप थी उसकी रेड कलर की, वो सेम एज इट इज़ उसके सर पर रह गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, लेकिन सारे के सारे जो उसके बाकी के कपड़े थे वो जल गए थे, यानी ब्लैक थे। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, जैसे कि कोयला होता है ना काले रंग का आग में जल के, ठीक उसी तरह से। यहाँ देखो कंपैरिजन में इमेज में दिखाया भी है कि किस तरह से वो कंपेयर कर रहा है फायर के साथ, कि रेड कलर की उसके ऊपर जो कैप है वो रह गई, देन जो उसके क्लोथ्स हैं वो ब्लैक कलर के सारे जलने के कारण हो गए। ठीक है, तो अब वो वुड पैकर में कन्वर्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ द कर्स। एलिट्रेशन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। सबसे पहले तो एलिट्रेशन के लिए पहले 15th स्टैंजा में ही देख लेते हैं। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। यहाँ एच एच साउंड आपको नज़र आ रही है, हैड, हर, हेड, है ना, तो यहाँ एलिट्रेशन है। फिर यहाँ पर आपको एंजेम्बमेंट भी नज़र आ रही है कि एक ही लाइन को ब्रेक करके जो लिखने वाली बात हम करते हैं, है ना, सेम स्टैंजा 15th स्टैंजा में। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ से लेके कोल इन द फ्लेम, एक ही लाइन है जो 2 में ब्रेक करके आपको दी गई है। देन आती है सिमिली। सिमिली क्या होता है, कंपैरिजन। क्या लिखा है, सेम स्टैंजा जो 15th स्टैंजा है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। अब जो उसके क्लोथ्स हैं जो वो बर्न होके ब्लैक हो गए हैं, तो उनका कंपैरिजन कोल से किया है विद द यूज़ ऑफ वर्ड एज। तो यहाँ पर सिमिली आपको नज़र आ रही है क्लियरली। देन और क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पर रेपिटेशन यूज़ हुआ है। 15th स्टैंजा में अगर हम देखें, लिखा है फर्स्ट लाइन में ऑन हर हेड, देन अगेन थर्ड लाइन में आते हैं रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स। तो हर जो वर्ड है यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो रेपिटेशन आपको नज़र आ रही है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड। अभी आज की बात हो रही है क्योंकि कहानियाँ जो है, ये जो कहानी है सुनाई जाती है आज तक भी, और अब जो
कंट्री जो है नॉर्थलैंड जो है वहाँ के जो स्कूल बॉय हैं यानी स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं उन्होंने उसको देखा हैज़ सीन हर इन द वुड लकड़ियों में जंगलों में देखा है, यानी वुड पैकर्स जो हैं वहाँ जंगलों में होते होंगे, लकड़ियों पेड़ों के ऊपर बैठे होते होंगे और स्कूल बॉयज़ जो हैं बच्चे जो हैं स्कूल के उन्होंने उसको देखा है। बिलीव यही किया जाता है कि वो जो वुड पैकर्स हैं कौन है, वही सेम लेडी है, ठीक है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पर वो पेड़ों में रहती है वही लेडी जो है वुड पैकर की फॉर्म में अब उन पेड़ों में रहती है। टिल दिस वेरी डे, आज तक के दिन तक वो वहीं पर रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और आज भी वो खाने के लिए लकड़ियों के अंदर लगातार कुरेदती रहती है, बोरिंग करती रहती है। वुड पैकर जो है फूड अपना कैसे लेते हैं, वुड के अंदर बोरिंग करके, है ना। तो वो लेडी जो है बिकॉज वो वुड पैकर में चेंज हो गई थी, तो आज तक वो लेडी जो है बच्चे जो हैं उसको देखते हैं वुड्स के अंदर, और उन्हें वही टेल उससे एक तरह से याद आती है, वही कहानी याद आती है जो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उनको ये सुनाते हैं स्टोरी अबाउट दिस लेडी एंड सेंट पीटर। तो यहाँ के पोएटिक डिवाइस हम देखते हैं। एलिट्रेशन आपको सबसे पहले तो नज़र आएगा, जैसे सेकंड लाइन में दिख रहा है हैज़ सीन हर, यहाँ पर एच साउंड क्लियरली नज़र आ रही है। देन इसी से नेक्स्ट लाइन में हम जाते हैं, ट्री स्टिल, टी साउंड आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं, बोरिंग एंड बोरिंग बी साउंड, फॉर फूड एफ साउंड। यहाँ पर दो एलिट्रेशंस के एग्जाम्पल सेम लाइन में नज़र आ रहे हैं। देन एंजेम्बमेंट, जब एक ही लाइन ब्रेक होकर नेक्स्ट तक जा रही हो, जैसे कि फर्स्ट टू लाइन्स देखें, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, एक ही लाइन चल रही है। देन रेपिटेशन, लास्ट लाइन में बोरिंग वर्ड जो है 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर रेपिटेशन भी क्लियरली नज़र आपको आ रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम।